हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपनी डिस्कशन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के ऊपर, यानी कि थ्योरी पोर्शन ऑफ आवर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने ये टेबल तक का कार्यक्रम अपना देख लिया था। हाँ भाई, टेबल समझ गए थे हम लोग क्या क्या होता है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले क्या? यस भैया। सब रो की हेडिंग होती, कैप्शन कॉलम की हेडिंग होती, टेबल नंबर ऊपर, टाइटल ऊपर, फुट नोट नीचे, सोर्स नोट नीचे। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर लिखना है टेबल के किस यूनिट्स पे हम लोगों ने वो किया है। यूनिट्स अगर सेंटीमीटर्स में बनाया हमने, जो यहाँ इसके अंदर जो डेटा है, या हम लोग इसको रुपीज में बनाए हैं। अगर रुपीज में बनाया है तो लैक्स में है कि करोड़ में है, किस में है, वो सब चीजें ये होती है इसकी बॉडी। यहाँ पर देखो कॉलम हेड आया है, यहाँ सब हेड आया है। खैर ये सब अपने को याद नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा रो होता है, ये हमारा कॉलम होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी थी। ठीक है, किससे किससे रिलेटेड? टेबल से रिलेटेड। ओके ओके भैया, चलो नेक्स्ट आज हम लोग को देखना था डिफरेंस बिटवीन टेक्सुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। मतलब टेक्सुअल टेबुलर क्या क्या डिफरेंस क्या है? अभी हमने टेक्सुअल भी पढ़ के आए। हाँ भाई, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, टेक्सुअल होता है। टेबुलर क्या होता है? टेबल बना दो। टेबुलर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो दोनों का डिफरेंस बोल रहे हैं। द टेबुलेशन मेथड इज यूजुअली प्रेफर्ड टू टेक्सुअल प्रेजेंटेशन एज। बोल रहे हैं टेबुलेशन को हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि टेबुलेशन अगर आप कर रहे हो तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आप डेटा को फर्दर प्रोसेसिंग कर पाओगे, कंपैरिजन कर पाओगे, इट लुक्स एक्चुअली अट्रैक्टिव। तो ये सब हमारे एडवांटेजेस है बच्चों। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। मतलब कि जो रो बनाए हो और जो कॉलम्स बनाए हो उसके बीच में जो कंपैरिजन है वो यहां पर हो पाएगी, अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, दूसरा, कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टैबुलेशन। मान लो तुम्हारा डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 10 पेज का तुम लोग उसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे, बैठ के राइटिंग करोगे, उससे बेटर है टैबुलेशन एक पेज में डालो ना। बताया था ना, 1/10 हो जाता है डेटा। टेबुलेशन जब हम करते हैं टोटल डेटा 1/10 हो जाता है अपना। ठीक है, सोच लो इतना डिफरेंस है। विदाउट टेबुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल। मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम डेटा को टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख रहे हो तो मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन ये सब कोरिलेशन ये सब कैसे करोगे? मतलब जो हम लोग के आगे के चैप्टर्स आने वाले हैं उन चैप्टर्स को कैसे यूज करोगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर? एवरेजेस का यूज कैसे करोगे? एनालिसिस और कंपैरिजन के लिए हम लोगों को स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करना होता है, और टूल्स यूज करने के लिए हमको टेबुलर फॉर्म में डेटा चाहिए होता है। तो बिना टेबुलेशन की चीज पॉसिबल नहीं। दूसरा, इट इज अ मस्ट फॉर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब बोल रहा है अगर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपके पास डेटा टेबल में होना चाहिए। टेबल में होगा तभी आप ऐसे करके डायग्राम्स बना पाओगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के डायग्राम्स ऐसे करके आप बना पाओगे अगर आपके पास डेटा टेबुलर फॉर्म में है तो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। तो वी हैव अ अनड्यू एडवांटेज एट द टाइम ऑफ डूइंग टेबुलेशन एज कंपेयर टू टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो टेबुलेशन में अपने पास क्या है? एक अनड्यू एडवांटेज है कि भाई सारी चीजें अच्छी होती है उसमें, देख लो। दैट्स इट। चलो, अब आते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अगर तुम लोग को याद होगा ये जर्नी स्टार्ट यहां से हुई थी कि हम लोग देखे थे कि डेटा को किस किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने कल टेक्सचुअल देख लिया था, टेबुलेशन देख लिया था। आज हम देखने वाले डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे होता है और क्या क्या तरीके हैं इसको करने के। चलो बेटा देखो, बोल रहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा थ्रू चार्ट्स, डायग्राम्स एंड पिक्चर्स इज अनदर अट्रैक्टिव एंड अल्टरनेटिव मेथड। तो बोल रहा है जो भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा हम कलेक्ट करके आते हैं, रॉ डेटा जो अपने पास होता है, रॉ कच्चा डेटा जो अपने पास होता है, उसको हम लोग चार्ट्स में, डायग्राम्स में और पिक्चर्स के थ्रू अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो इट विल लुक मोर अट्रैक्टिव, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा वो चीज। ठीक है, unlike the first two methods of representation of data, diagrammatic representation can be used for both the educated section and uneducated section of the society। तो बोल रहा है जैसे पहले के वो थे, मतलब मेथड्स थे। तो सोच के देखो, मैं अगर तुमको चीजें टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में दे रहा हूं तो इफ यू आर नॉट इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इन द फील्ड ऑफ वेयर आई डिड द रिसर्च, मतलब उस फील्ड में आप कोई नहीं जिस फील्ड में मैंने रिसर्च की है, तो आपको वो डेटा समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और शायद ऐसा भी हो सकता है कि समझ में ना आए। तो मतलब मैं आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट इस वजह से नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं टेक्सचुअल यूज करूं और टेबुलर एज द केस में भी, तो उसमें मैं नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मैं बात करूं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की, मूवीज तो सब देखते हैं, तो ये मैं एज्यूम कर सकता हूँ हाँ भाई पिक्चर वाली चीजें लोगों को समझ में आती है। पिक्चर्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू अगर मैं कोई चीज समझा, जैसे मैं बताओ तुम लोगों को कुछ नहीं, मैं ये दे दिया, बताओ मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है हमारी, व्हाट इज दिस? ये मेरी हार्ट बीट है। ये सबको समझ में आ जाएगी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगा ये तो हार्ट बीट है।
अपनी पंप होती रहती है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये हार्ट बीट है हमारी, ठीक है। तो पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, सिंपल शब्दों में समझो कि एक लेमैन बंदा है, एक लेमैन आदमी है, ठीक है, उसको अगर मैं डायग्राम पकड़ा दूं, ऐसे मान लो ये पाई चार्ट पकड़ा दूं, इसको पाई चार्ट बोलते हैं, इसका ये वाला एरिया मैं कलर कर दूं, और मैं बोलूं कि जो रेड वाला एरिया है, जो इसका रेड वाला एरिया है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो मेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो खाली एरिया है वो वुमेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे को एक बात बताओ, क्या बच्चे भी समझ जाएंगे इस डायग्राम को देख के? फटाफट से बताओ, क्या बच्चों को भी बात समझ में आ जाएगी कि ये जो शेडेड रीजन है वो मेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और अनशेडेड रीजन वुमेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट्स इट, ठीक है। तो पॉइंट वही बोलना चाहता हूं तुम लोगों को कि जो तुम्हारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसका ये एक अनड्यू एडवांटेज है कि अनलाइक टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ओके भैया, furthermore any hidden trend presented in the given data can be noticed only mode of representation। तो बोल रहा है अगर कोई हिडन ट्रेंड है, जैसे मान लो तुम लोग टेबल से देख के बात को नहीं समझ पा रहे थे, टेबल से देख के तुम्हें बात को नहीं समझ पा रहे थे, पर ग्राफ तुम बनाए तो उससे तुमको वो छोटा सा डेटा अगर एकदम मान लो एकदम हल्का सा भी होगा, तो ग्राफ्स को देख के चीज पॉसिबल हो पाती। देख रहे हो, ग्राफ में छोटी छोटी डिटेल्स भी पकड़ा जाती है, थोड़ा सा भी अप डाउन रहेगा तो समझ में आ जाएगा। अब ये तुम लोग को दिख रहा होगा, ये वाले जोन में थोड़ा सा डाउन गया, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा डाउन गया, फिर ये ऐसे ऐसी देख के या मीन के थ्रू, मेरे को एक बात बताओ, मीन के थ्रू मैं एग्जांपल लिया था तुम लोग को, 100 और 10 वाला एग्जांपल याद है? हाँ भैया याद है। तो ये 100 और 10 वाला एग्जांपल मीन के कारण छुप गया था, मीन के कारण छुप गया था, पर यहां पर मेरे को दिख जाएगा ये चीज अच्छे से। तो अगर कोई हिडन ट्रेंड है तो वो इजिली यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखेगा हमको। फिर बोल रहा है हाउएवर कंपेयर टू द टेबुलेशन दिस इज लेस एक्यूरेट, सो इफ देयर इज अ प्रायोरिटी फॉर एक्यूरेसी वी हैव टू रेकमेंड टेबुलेशन। तो बोल रहा है बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की, मतलब फैक्ट्स की, डायग्राम के अंदर तुम कितना भी कर लो 100% फैक्ट्स को नहीं प्रेजेंट कर पाओगे, कितना भी कोशिश कर लो। डायग्राम में तुम लोग को एक डायग्राम ही बना के दिखाना है, चाहे वो बार डायग्राम्स हो तुम्हारे, ठीक है, चाहे वो तुम्हारे लाइन डायग्राम्स हो, चाहे वो तुम्हारा कोई भी, चाहे वो हिस्टोग्राम हो, एज द केस में भी, चाहे वो पाई चार्ट हो, कुछ भी हो, तुम लोग यहाँ पर 100% जो फैक्ट है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पर टेब्यूलेशन में ये मुद्दा नहीं है, टेब्यूलेशन में तुम हर चीज को क्रिस्टल क्लियर दिखा सकते हो। आ गई बात समझ में? यस भैया, ठीक है। अब देखो कितने टाइप के डायग्राम हमको देखने को मिलते हैं, तो ये होता है लाइन डायग्राम, एक होता है बार डायग्राम, एक होता है पाई चार्ट, तीन होता है, ठीक है। तो लाइन डायग्राम तो खैर नाम से तुमको समझ में आ गया होगा, बट कुछ प्री कंडीशन है, कुछ प्री रिक्विजिट्स है बिफोर मेकिंग अ डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के पहले कुछ चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि टाइटल। तो बोल रहा है ईच डायग्राम शुड बी गिवन अ सुटेबल टाइटल इधर एट द टॉप और द बॉटम, द टाइटल शुड बी ब्रीफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्लियर अनएम्बिगुअस। मेरे को एक बात बता दो, इसका आंसर तुम्हारे पास खुद है। बचपन में जब तुम लोग डायग्राम्स देखते थे, अपने बुक के अंदर डायग्राम बना हुआ रहता था, ठीक है, तो क्या वो डायग्राम के नीचे में यहाँ पर लिखा रहता था? जैसे मान लो तुम्हारे एसएसटी की बुक में प्लेट्यूज का डायग्राम बना रहता था, प्लेट्यूज ऐसे होते हैं ना, ये ऐसे 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 करके प्लेट्यूज का डायग्राम बन रहता था, तो यहाँ पर लिखा रहता था डेक्कन प्लेट्यूज का ये डायग्राम है ना, ऐसे लिखा रहता था। याद है? डेक्कन प्लेट्यू भी तुम लोग को याद आ गया होगा, था हमारे सिलेबस में, था ना डेक्कन प्लेट्यूज के बारे में। हाँ, तो ऐसे तो हर डायग्राम की प्रॉपर टाइटलिंग होनी चाहिए, चाहे वो ऊपर कर लो नीचे कर लो, तुम्हारा मन, टाइटल मिलना चाहिए। मेरे को आज भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम लोग टाइटल लिखते ही लिखते हैं, ठीक है। फुट नोट होना चाहिए बॉटम ऑफ ईच डायग्राम इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई सम पॉइंट रिलेटेड टू डायग्राम। इफ यू वांट टू क्लैरिफाई सम पॉइंट्स व्हिच यू थिंक कि जो ऑब्जर्वर होगा या जो मेरे डेटा को यूज करने वाला पर्सन है उसको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ गई, तो वहां पर ये फुट नोट में तुम वो चीज चिपका देना कि भाई तेरे को कोई दिक्कत आ रही है, फुट नोट पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ ले एक बार, ठीक है। फिर सोर्स नोट आपको लिखना है कि भाई कहां से लाए हो डेटा, क्या ये प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी है तो कैसे लेके आए, क्या ये सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा तो कहां से लेके आए, कौन सी वेबसाइट से लेके आए हो, यहां पर लिख दो। फिर है नीट एंड अट्रैक्टिव, भाई डायग्राम शुड बी वेरी नीट और अट्रैक्टिव, क्योंकि डायग्राम बनाने का सिर्फ एक ही मुद्दा है, क्योंकि बिकॉज इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। और अगर वो डायग्राम अट्रैक्टिव नहीं दिखाओगे तो कैसे? जैसे मान लो तुम एक डायग्राम बना दिए सिंपल ब्लैक पेन से, यहाँ आधा खोद दिए, यहाँ ऐसे डॉट 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 कर दिए, यहाँ पर ऐसे वो बना दिया, पर कुछ बना मछली बना दिए, कुछ भी ऐसा, तो डायग्राम अट्रैक्टिव दिखना चाहिए तुमको। कलर्स कलर्स डालो, डायग्राम 10-15 कलर अच्छे अच्छे डालो, देखो यहाँ पर तुमको कलर दिखेगा, ये देखो ये कितना अट्रैक्टिव, देखो सिंपल और अट्रैक्टिव कलरफुल डायग्राम, कलरफुल, कलर देख के हमको खुशी मिलती है, तो मिल गई खुशी। जिंदगी में कलर की कमी है ना, तो जहां कलर दिख जाए वहां खुशी मिल जाती है, बस।
ठीक है। फिर साइज ऑफ डायग्राम, so the size of diagram would depend upon the magnitude of data which is to be shown. The size should be such that all the important characteristics of data are properly emphasized and can be understood by look at the diagram. तो बोल रहा है साइज ऑफ डायग्राम इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा यू आर यूजिंग। तो आप कितना बड़ा डेटा यूज कर रहे हो उसके ऊपर कंप्लीटली, छोटा डेटा यूज कर रहे हो छोटू डायग्राम बनेगा, बड़ा डेटा यूज करो बड़ू डायग्राम बनेगा। तो डिपेंड करते हैं कि आप कितना बड़ा डेटा यूज कर रहे हो, यहाँ पर जितना डेटा यूज करोगे उतना बड़ा छोटा हो जाएगा डायग्राम, दैट्स इट। वही है भाई, फुग्गा है, जितनी हवा डालोगे उतना बड़ा होगा, ठीक है। पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फूट जाएगा, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा पेज भर जाएगा, तो पेज भरेगा तो दूसरे पेज में ले जाएंगे उसको, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ स्केल, तो स्केल ऑफ प्रेजेंटेशन शुड बी कंसिस्टेंट विद द साइज ऑफ द पेपर एंड साइज ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू बी डिस्प्लेड सो दैट डायग्राम ऑब्टेन्ड इज नीदर टू स्मॉल और टू बिग। द लेटरिंग ऑफ द स्केल मस्ट बी वेरी क्लियर एंड लेजिबल। मतलब क्या होता है, सुनना मेरी बात को, तुम डायग्राम बनाते हो तो तुम लोग ये तो किए ही होगे, मतलब सब चीज तुम लोग किए ही हो, है ना, ऑफ कोर्स। ये देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा डायग्राम बनता है तो तुम लोग कई बार ऐसे किए होगे कि यहाँ पर तुम लोग ना ऐसे लेते होगे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ऐसे करते होगे, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, मतलब मेरे पेज में जो 1 सेंटीमीटर की डिफरेंस है वो तुम्हारे डेटा के अकॉर्डिंग कितना है। तो मैं जैसे मान लो मैं अच्छा खासा रोड का सर्वे किया हूं, रोड का, तो मैं लिख रहा हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर है मेरे डायग्राम के अंदर। मतलब यहां से यहां तक का जो डेटा है वो 50 किलोमीटर का डेटा है, फिर यहां से यहां तक नेक्स्ट 50 किलोमीटर, फिर यहां से यहां तक नेक्स्ट 50 किलोमीटर, टोटल यहां से यहां तक का जो डेटा है वो 150 किलोमीटर का है मेरे डायग्राम में। ये देखो यहां से यहां तक का जो पूरा डेटा है वो 150 किलोमीटर का है, 50 50 और 50। तो इसको स्केलिंग करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केल। मतलब आपको स्केल लिखना है, अपने डेटा को ऑब्जर्व कर लो। तुम लोग जब भी ये बनाते हो, इकोनॉमिक्स के अंदर भी तो करोगे ये कार्यक्रम, जब भी तुम लोग ये बनाते हो तुम लोग पहले डेटा को ऑब्जर्व कर लेते हो ना कि भाई मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर है, तो एक काम करते हैं 20-20 ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80 और 100, है ना। और अगर यही 50 होता तो तुम लोग इसको 10, 20, 30, 40, 50 ले लेते। और यही अगर 20 होता तो तुम लोग 5 ले लेते, 5, 10, 15, 20, 25। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो तुम लोग डिसाइड करते हो ना, ये जो तुम लोग डिसाइड करते हो ना कि ये जो 1 सेंटीमीटर की डिफरेंस होगी मेरे डायग्राम के अंदर वो कितने रीजन को रिप्रेजेंट करेगी, इसी को क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। क्लियर हो गया स्केल का मतलब, फटाफट से बताओ स्केल का मीनिंग क्लियर है आप लोगों को। यस यस, तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो सिलेक्शन ऑफ स्केल, मतलब आपको स्केल का सिलेक्शन जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, विद द साइज ऑफ द पेपर एंड साइज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब पेपर का साइज देख लो, ऑब्जर्वेशन का साइज देख लो और डिसाइड कर लो क्या साइज होगा स्केल का। इंडेक्स देखो, इंडेक्स, अ ब्रीफ इंडेक्स एक्सप्लेनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्स, कलर, लाइन, डिजाइन यूज्ड इन द डायग्राम शुड बी गिवन फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। डायग्राम के अंदर मान लो तुम लोग कुछ डिजाइन विजाइन यूज कर रहे हो, जैसे ये देखो ये डैश डैश यूज कर रहे हो, डॉट 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 यूज कर रहे हो, सर्कल 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 यूज कर रहे हो, जिगजैग जिगजैग जिगजैग। तो यहाँ पर तुम लोगों को इंडेक्स बनाना है और इंडेक्स बना के दिखाना है कि जो लाइन 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 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो डॉट 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 है वो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सर्कल 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 है वो तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये ऐसे जिगजैग जिगजैग है वो कोलकाता को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब सिंपल शब्दों में जो भी तुम शेड्स, कलर्स, ये सब चीजें यूज करोगे तुमको दिखाना है। इसका एग्जाम्पल ये देखो, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल ये देखो, ई देखो, रेड डेली को दिखा रहा है, येलो ट्वाइस को दिखा रहा है, ग्रीन वीकली को दिखा रहा है और ब्लू मंथली को दिखा रहा है। तो ऐसे अगर कोई डायग्राम में तुम कलर, डिजाइन, कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हो तो यू नीड टू प्रेजेंट इट, ठीक है, शोइंग एन इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट सिंप्लिसिटी, भाई डायग्राम में सिंपल होना चाहिए, एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। प्रोपोर्शनेट बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द डायग्राम शुड बी कंसिस्टेंट विद द स्पेस अवेलेबल। भाई ऐसा डायग्राम नहीं होना चाहिए कि एक ऐसे बना रहे हो, एक ऐसे बना रहे हो, फिर एक ऐसे बना रहे हो, फिर एक ऐसे बना दे रहे हो, ऐसे नहीं करना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों में, ठीक है। और चॉइस ऑफ डायग्राम, द चॉइस ऑफ डायग्राम फॉर द गिवन डेटा और डेटा कंसिडरेशन बी मेड विद अटमोस्ट कॉशन एंड केयर। मतलब जब आप डायग्राम को सिलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा बनाना है, आपको लाइन डायग्राम बनाना है या आपको बार डायग्राम बनाना है या आपको पाई चार्ट बनाना है, तो भाई अपने डेटा को देखो कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपके डेटा के अकॉर्डिंग बेस्ट होगा। इट मे बी ईदर लाइन डायग्राम
और मे बी बार डायग्राम और मे बी पाई चार्ट एज द केस में भी। तो अपना डेटा देखो, समझो कि कौन सा डायग्राम बेस्ट लगेगा मेरे डेटा में और बना दो। पेन कॉपी उठाओ, पेंसिल सॉरी, और बना दो। ठीक है, पेंसिल से बनाना। चलो लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम, पहला टॉपिक है लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम। HISTOGRAM भाई, हिस्टोरीग्राम नहीं होता ये हिस्टोग्राम है। ठीक है, चलो इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द डायग्राम, सारे डायग्राम्स का सबसे सिंपल वर्जन, मतलब सबसे आलसी वर्जन है लाइन डायग्राम, सबसे इजीली बन जाता है। ये देखो बस ये है लाइन डायग्राम, बन गया। ये होता है with the help of such graph the effect to one variable upon other variable during an experimental or normative study may be clearly demonstrated। तो बोल रहा है इसके हेल्प से हमारे एक वेरिएबल पे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर वेरिएबल्स, मतलब अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो वो चीज क्लियरली हम लोग दिखा सकते हैं। दिस डायग्राम फैसिलिटेट कंपैरिजन, इवन अ टाइम सीरीज डेटा कैन बी प्रेजेंटेड बाय अ लाइन डायग्राम। तो बोल रहा है कंपैरिजन बहुत आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। दिस डायग्राम फैसिलिटेट कंपैरिजन, एक टाइम सीरीज डेटा को भी आप प्रेजेंट कर सकते हो लाइन डायग्राम से। मैं वैसे बता दूं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सीरीज डायग्राम्स ही बनते हैं टाइम इसके लाइन डायग्राम के अंदर। मतलब टाइम सीरीज के जितने भी ग्राफ्स है वो लाइन से ही, लाइन के थ्रू ही बनाए जाते हैं। When we observe the values of a variable at a different period of time, the series so formed is known as time series। टाइम सीरीज का डेफिनेशन दिया है, मैं तुम लोग ऑलरेडी तुम लोगों को पता होगा कि टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है। समय काल, समय काल, ये देखो समय काल 2002 2003 2004 टाइम, टाइम बेटा टाइम सीरीज। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है ना, ये मेरा समय के साथ प्रॉफिट है, बढ़ते ही चला गया। 2008 में ऊपर कैसे पहुंच गया भाई, सत्यम स्कैम को कौन कंसीडर करेगा। चलो खैर, नॉर्मेटिव स्टडी क्या होती है भैया। नॉर्मेटिव स्टडी मतलब बेटा ऐसी स्टडी विच इज बेस्ड ऑन जजमेंट, which is based on assumptions, which is not based on facts, which is not based on facts। और नॉर्मेटिव स्टडी इकोनॉमिक्स का मुद्दा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कवर होगा ये पॉइंट। ठीक है, नॉर्मेटिव स्टडीज क्या होती है। ओके, इको के लिए भी होप्स तो मेरा ही वीडियो तुम लोग देख रहे होगे। ठीक है, तो ये नॉर्मेटिव स्टडी वही होती है। ठीक, फिर उसके बाद दिस इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट ग्राफ एंड नो टेक्निकल स्किल्स इन नीडेड इन इट्स कंस्ट्रक्शन। बोल रहा है कोई टेक्निकल ज्ञान मुद्रा, ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है इस डायग्राम बनाने के लिए। आप किसी भी लेवल पे हो, आप डायग्राम बना सकते हो। बीइंग अ लेमैन यू कैन आल्सो फॉर्म अ टाइम सीरीज डायग्राम। ठीक है, moreover it enables an individual to present more information in a more precise form than any more other kind of charts can do। बोल रहा है सिंपल शब्दों में हम ये बोल रहे हैं कि सबसे आसान, सबसे कम एफर्ट्स के साथ सबसे बेस्ट डायग्राम बनाना है तो ये तरीका सबसे प्रिसाइज तरीका है टू फॉर्म देन अदर डायग्राम। ठीक है, तो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं दोस्तों। फिर बोल रहा है टू और मोर वेरिएबल कैन बी शोन ऑन द सेम ग्राफ एंड दस कंपैरिजन बिकम इजी। तो बोल रहा है एक से ज्यादा वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल तुम एक ग्राफ के अंदर शो कर सकते हो और इससे क्या होगा, कंपैरिजन बहुत आसान हो जाएगा। वैसे मैं तुमको एक बात बता दूं, डायग्राम बनाने का पर्पस ही कंपैरिजन है, ताकि मैं देख के बता सकता हूं कंपैरिजन कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे मान लो YouTube क्या करता है, मैं तुम लोग को बताता हूँ YouTube क्या करता है। जैसे मान लो सब्सक्राइबर्स की लिस्ट होती है, ठीक है, तो YouTube यूज्ड टू डू दैट, रियल लाइफ एग्जांपल देना इट्स बेटर ऑलवेज। YouTube क्या करता है, एक लाइन ऐसी बनाता है, ऐसे ग्राफ्स के फॉर्म में एक लाइन ऐसी बनाता है जो कि तुम्हारी होती है न्यू सब्सक्राइबर्स की। किसकी होती है, न्यू सब्सक्राइबर्स की। और एक लाइन ऐसी बनाता है जो कि होती है रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स की। अब ये न्यू सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं, जो नए बंदे तुम्हारे चैनल पे आ रहे हैं। ठीक है, जो नए बंदे तुम्हारी वीडियो देख के तुम्हारे चैनल पे आ रहे हैं वो न्यू सब्सक्राइबर्स होते हैं। न्यू व्यूअर, सॉरी यार सब्सक्राइबर बोल रहा हूं मैं, व्यूज बेटा व्यूज। तो न्यू व्यूअर और रिटर्निंग व्यूअर, ठीक है, बहुत टेक्निकल है व्यूअर को बोलना, मतलब व्यू जो करता है करने वाला बंदा उसको व्यूअर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर वो बताता है कि नए कौन है, नए लोग जो तुम्हारे वीडियोस देख रहे हैं। और रिटर्निंग मतलब जो पहले देखते हैं और बार बार वापस आके देख रहे, चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, आपके पढ़ाने के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। आपकी पहली वीडियो देख के उनको मजा आ गया है तो वो पूरी पूरी खत्म करके जाएंगे उस सीरीज को। ठीक है, पूरा लास्ट मोमेंट तक। तो पॉइंट यही है। तो ऐसे तो देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जब होती है, अब वो मेरे को ऐसे टेक्निकली बताता, सोचो यूट्यूब की 200 लोग ऐसे हैं जो नए हैं और 500 लोग ऐसे हैं जो रिटर्न होके आ रहे हैं। मैं बोला कल कल 100 लोग ऐसे हैं जो नए हैं और 300 लोग ऐसे जो रिटर्न होके आ रहे हैं। मैं बोला कल 300 लोग ऐसे हैं जो नए हैं और 800 लोग रिटर्न होके आ रहे हैं कल। और सोचो ऐसे करके जब एक लॉन्ग पीरियड का डेटा मेरे सामने वो रख देता, तो मैं कैसे, मतलब कंपेयर कैसे करूं कि मेरा ग्राफ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
और यूट्यूब ऐसे ग्राफ बना के दे देता है। इससे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी जो रिटर्निंग जो भी व्यूअर्स होते हैं उनका क्या पोजीशन चल रहा है और जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं उनका क्या पोजीशन चल रहा है। इफ यू थिंक लाइक कि ये वाली जो ग्राफ है ये ऊपर होगी तो बेटर होगा, तो यू आर रॉन्ग। इसको भी एनालाइज करने का तरीका होता है। न्यू व्यूअर्स का ग्राफ ऊपर हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर न्यू व्यूअर का ग्राफ ऊपर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, रिटर्निंग व्यूअर्स का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रिटर्निंग व्यूअर्स नहीं है तुम्हारे चैनल में, तुम्हारा चैनल डेड हो रहा है। एज सिंपल एज दैट, यू आर जस्ट एक्यूमुलेटिंग डेड सब्सक्राइबर्स। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो हर ग्राफ कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता है आपको। मुद्दा ये है आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो रिटर्निंग व्यूअर का अगर आपका ग्राफ अच्छा चलता है, इसका मतलब ये कि आपके चैनल पे जो भी लोग आते हैं वो लोग कंसिस्टेंट है और लोग रुकते हैं आपके चैनल पे और लोग बार बार आपकी वीडियोस को देखते हैं, तो दैट इज गुड। ठीक है, तो ये चीज है। चलो भाई, तो ये मैं तुम लोग को समझा रहा था ग्राफ भाई, लाइन चार्ट्स के बारे में। ठीक है, आगे देखो। ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड ईदर ऑन अ नेचुरल स्केल और ऑन अ रेशियो स्केल। इन नेचुरल स्केल एब्सोल्यूट चेंजेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर आर शोन, वेयरएज इन रेशियो स्केल रिलेटिव चेंज। अब एब्सोल्यूट चेंज मतलब होता है भाई जब तुम लोग डायरेक्टली जो चेंजेस आ रहे हैं उसको तुम लिखते जा रहे हो, और रिलेटिव स्केल मतलब होता है, हमेशा याद रखना कि तुम परसेंटेज में कर रहे हो कोई चीज को, रेशियो के फॉर्मेट में कर रहे हो, तो वो तो तुम्हारी मर्जी है। तुम एब्सोल्यूट मतलब डायरेक्टली कितने कितने चेंजेस आ रहे हैं तुम वो भी दिखा सकते हो, और रिलेटिव चेंजेस भी दिखा सकते हो, मतलब रेशियो निकाल के परसेंटेज निकाल के भी दिखा सकते हो। तुम्हारी मर्जी, तुमको जो चीजें ज्यादा प्रिसाइज लग रही है। ये तुम्हारे सामने एग्जांपल एक टाइम सीरीज का देखो, यहाँ पर प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। तो देखो 2002 में इतना प्रॉफिट था, 2003 में इतना हुआ, 4 में इतना हुआ, 5 में डूब गया बिजनेस, फिर 6 में रिवाइव, फिर 7 में और रिवाइव, फिर 8 में तो भाई आसमान छू दिया। ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारा ये जो टाइम सीरीज का एक डायग्राम यहाँ पर बन गया लाइन ग्राफ का यूज करके। तो क्या सबको क्लियर है व्हाट डू यू मीन बाय लाइन डायग्राम? हिस्टोग्राम आगे है, उसका टेंशन मत लेना, हिस्टोग्राम आगे है। क्या आपको लाइन डायग्राम क्लियर है? यस भैया। ठीक है, सारी चीजों को अच्छे से समझना है, कुछ चीजों को याद भी करना है तुम लोगों को, ये चीज तुमको ध्यान में रखना है। चलो बच्चों, बार डायग्राम क्या होता है देखो। It is especially useful in comparing qualitative data और quantitative data of discrete types। तो discrete मैंने तुमको पिछली क्लास में बता दिया था, if you remember। ये देखो, डिस्क्रीट मैंने तुमको पिछली क्लास में बता दिया था क्या होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल जो एग्जैक्ट वैल्यूज कितने बार रिपीट हुई है वो बताता है, और कंटिन्यूअस वेरिएबल एक स्लैब बना देता है, और वो स्लैब के अंदर जो लोग है वो कितने बार रिपीट हुए वो बताता है। हाँ भैया, आपने पिछले क्लास में हमें बता दिया था। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि वाला जनरली काहे के लिए यूज होता है, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा ऑफ डिस्क्रीट टाइप। ठीक है, अ बार डायग्राम इज अ ग्राफ ऑन विच द डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स। It consists of a number of bars or rectangles which are of a uniform width with equal space between them on x-axis। तो बोल रहा है बार डायग्राम ऐसे बनते हैं, पूरे लाइन में वो यही बताया कि जो स्पेसिंग है वो सेम होती है। ये जो खंबे बना रहे हो ना, ये जो बिजली के खंबे दिख रहे हैं तुम लोग को, ये खंबे की विड्थ सेम होनी चाहिए, है ना। मोटा पतला मत करना, तुम लोग बोलोगे भैया आप ही कर दियो मोटा पतला, मिट गया। ठीक है, मैं मोटा पतला मतलब मैं अभी बना नहीं रहा हूं ना सीरियसली, इसलिए मोटा पतला हो जा रहा है, पर विड्थ सेम रखना है आपको। ठीक है, द लेंथ ऑफ द बार इज प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यू इट रिप्रेजेंट। इट शुड बी सीन दैट द बार आर नीदर टू शॉर्ट नॉर टू लॉन्ग। बोल रहा है कि जो बार्स तुम बनाओगे उसकी जो लेंथ होगी वो अपने डेटा के प्रोपोर्शनेट रखना। ये तुम्हारा डेटा मान लो यहाँ पर है तो उसके प्रोपोर्शनेट रखना, और तुम्हारा जो ये बार है ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। पॉइंट ये है कि अगर बार बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब डेटा तुम्हारे पास एकदम, जैसे मान लो मैं हंड्रेड्स पे डील कर रहा था, हंड्रेड्स पे डील, अचानक से एक दिन लैक्स पे पहुंच गया, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या हमारे पास? तो एक सोल्यूशन है अपने पास, मैं तुम लोग को आगे बताऊंगा कि उस टाइप का अगर आपको बार डायग्राम बनाना है तो आप कैसे प्लॉटिंग कर सकते हो उसकी। ठीक है, द स्केल शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड एंड द बेस लाइन बी क्लियरली शोन। तो स्केल आपको साफ साफ बता देना है यहाँ पर, और बेस लाइन भी आपको क्लियर कट बता देनी है भाई कैसे क्या होती है। ये देखो, जैसे डायग्राम के टाइम में मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, वैसे तो डायग्राम अच्छे से बने हुए हैं। चलो, बार्स में बी ड्रॉन इधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तुम्हारा मन, तुम ऐसे ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे ऐसे भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसा तुम्हारा मन। ठीक है, a good rule to use in determining the direction is that if the legend describing the bar can be written under the bars when drawn vertically, vertical bar should be used, when it cannot be horizontal ones must be used। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक मतलब एक वो वाली बात है, प्रेफरेंस वाली बात है ये, वैसे तो ये लिखा हुआ है पर मैं बता रहा हूँ प्रेफरेंस वाली बात है कि तुम लोगों को ये देखना है कि तुम्हारा डेटा किस बेसिस पे ज्यादा अप्रोप्रिएटली तुम शो कर पा रहे हो। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोल रहा है, देखो
इफ द लेजेंड डिस्क्राइबिंग द बार कैन बी रिटन अंडर द बार्स, बार्स के अंदर तुमको लिखना है, when drawn vertically vertical bar should be used, तो उस सिचुएशन में आप वर्टिकल बार्स यूज करोगे इफ यू वांट कि जो आप बार को, जैसे मान लो आपका एक बार है इंग्लिश का कि इतने लोग इंग्लिश बोलते हैं और आपको उसको बार के अंदर लिखना है, ठीक है, तब आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि हाँ भाई बार कैसा अच्छा दिखेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम में, है ना। जैसे आप ENGLISH लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे, तो वो चीज, तो ये प्रेफरेंस वाली बात है, खैर ठीक है। When it cannot be, horizontal ones can be used, ठीक है, तो वही चीज है कि आपका डेटा जैसा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हो। The descriptive legend should not be written at the end of the bars or within the bar since such writing may be distort the comparison, तो बोल रहा है जब आपका लेजेंड, मतलब जो चीज आप, जो आप डिस्क्राइब करना है आपको बार के बारे में, अगर वो लंबा, अच्छा खासा लंबा डिस्क्राइब करने वाला है तो बार के अंदर तो लिखा नहीं जा सकता। नॉट बी रिटन एट द एंड ऑफ द बार्स और विद इन द बार्स सिंस सच राइटिंग में भी डिस्टॉर्ट द कंपैरिजन, तो अगर उस टाइप की राइटिंग हुई तो यहाँ पर कंपैरिजन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्यों दिक्कत हो सकती है? क्योंकि बार यहाँ दिख रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन कहीं और दिखेगा, उसका डिस्क्रिप्शन कहीं और दिखेगा रिगार्डिंग द बार्स, तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यूजुअली द डायग्राम विल बी मोर अट्रैक्टिव इफ द बार्स आर वाइडर देन द स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, तो बोल रहा है डायग्राम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तब होता है जब ये जो बार्स होते हैं ये ज्यादा चौड़े होते हैं, ये देखो ज्यादा चौड़े होते हैं एज कंपेयर टू द स्पेस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में जो स्पेस है वो कम हो और बार ज्यादा चौड़े हो, ठीक है, ओके। द विड्थ ऑफ द बार इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी सेट रूल, तो बोल रहा है जो बार की जो विड्थ है वो उसके लिए कोई थंब रूल नहीं है, ठीक है, वो आप एक बार डिसाइड करो और उसको कंसिस्टेंट रखना। तो अब बार डायग्राम बहुत टाइप के होते हैं, सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड, परसेंटेज, डेविएशन और ब्रोकन बार डायग्राम, तो ये सबके नाम आपको याद करने, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल और ग्रुप्ड एक ही का नाम है, सब डिवाइडेड कंपोनेंट एक ही का नाम है, परसेंटेज सब डिवाइडेड, ठीक है, डेविएशन और बाइलेटरल एक ही का नाम है, तो ये नाम आपको याद रखने, नाम के साथ इनके काम भी याद रखने आपको। तो देखो, इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर आइटम्स रिलेटेड टू अ वेरिएबल, तो एक वेरिएबल से रिलेटेड दो या दो से अधिक चीजों को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप इस सिंपल बार डायग्राम का यूज कर सकते हैं। यहां पर इन दिस केस द डेटा आर प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ बार्स, तो जो भी डेटा है उसको आप बार्स के थ्रू प्रेजेंट करोगे, जैसे यहां मैं तुम लोग को दिखा दिया हूं, ये तुम्हारा सिंपल बार डायग्राम, ठीक है, यही है। बोल रहा है दीज बार्स आर यूजुअली अरेंज अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ बार्स, तो बोल रहा है जो भी रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं ना, रिलेटिव मैग्नीट्यूड होता है बार्स का, उसके अकॉर्डिंग यहां पर अरेंज किया जाता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द बार, बैटनी बार, इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू और द अमाउंट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, एक सेकेंड ना, मैं ओके, इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू और द अमाउंट ऑफ द वेरिएबल। फिर उसके बाद अ लिमिटेशन ऑफ सिंपल बार डायग्राम इज दैट ओनली वन वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन इट, सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है सिंपल बार डायग्राम का? एक ही वेरिएबल कर सकते हो रिप्रेजेंट। देखो ना यहाँ पर एक ही वेरिएबल के अलग अलग सीन तुम क्रिएट किए हो, जैसे ये देखो डेली स्पेंडिंग, डेली जो बंदा डेली है, डेली वाले जो लोग हैं, जो जो हफ्ते में 2 बार वाले लोग हैं, ठीक है, जो वीकली वाले हैं और जो मंथली वाले हैं, ये एक डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि लोगों की एक्टिविटीज जो है रिलेटिंग टू एनीथिंग। जैसे मान लो जो लोग कैफे आते हैं, ठीक है, जो लोग कैफे आते हैं तो इतने % लोग ऐसे हैं जो डेली कैफे आते हैं, इतने लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में 2 बार कैफे आते हैं, इतने लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में वीकली ही आते हैं, और इतने लोग ऐसे हैं जो मंथ में एक बार कैफे आते हैं, ठीक है। तो मैं तो इन सब में नहीं आता, ये एक और यहाँ पर डालो, इसको कलर करो और यहाँ पर लिख दो इन अ ईयर, और इसमें मैं हूं इसमें मैं हूं, साल में एक बार आते हैं, ठीक है। चलो देखो, मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम क्या होता है? A multiple or grouped bar diagram is used when a number of items are to be compared in respect of 2 and 3 or more values. बोल रहा है मल्टीपल डायग्राम, बार डायग्राम तब यूज करते हैं when a number of items are to be compared. नंबर ऑफ आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स को हमको कंपेयर करना है, लाइक 2, 3 और मोर वैल्यूज के अगेंस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स को वी आर गोइंग टू कंपेयर. In this case, the numerical value of major categories are arranged in ascending or descending order so that the categories can be readily distinguished. क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये देखो, सबसे पहले जो भी तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मेजर कैटेगरीज की, मतलब मेजर कैटेगरीज तुमको पता है ना, जिसमें तुम लोग को बांटना है, जैसे यहाँ देखो हॉस्टल ए हॉस्टल बी, मेजर कैटेगरीज है, ठीक है। तो मेजर कैटेगरीज को हम क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो तुम्हारा मन,
ऑर्डर में जमा देते सो दैट द कैटेगरीज कैन बी रेडली डिस्टिंग्विश। तो इससे क्या होगा, डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगी। तो यहां देखो जैसे हॉस्टल ए और हॉस्टल बी दिया हुआ है। दिल्ली में देखो हॉस्टल ए में कितने सारे लोग रह रहे हैं, हॉस्टल बी में कम लोग हैं। वैसे बिहार में हॉस्टल ए में कम, बी में ज्यादा लोग रह रहे हैं। हरियाणा में हॉस्टल हॉस्टल ए में कम, बी में ज्यादा लोग रह रहे हैं। पंजाब में हॉस्टल ए में ज्यादा लोग रह रहे हैं, बी में कम। और अदर्स में हॉस्टल ए में ही ज्यादा। तो ओवरऑल तुम देखोगे तो हॉस्टल ए जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी में चल रहा है एज कंपेयर टू हॉस्टल। ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो। मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा मल्टीपल। फिर आते हैं सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अ कंपोनेंट बार डायग्राम इज वन विच इज फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग अ सिंगल बार इनटू सेवरल कंपोनेंट पार्ट्स। तो एक ही बार बनाओगे और उसको बांट दोगे अलग अलग हिस्सों में, तो इसको क्या बोलते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब यहां पर देखो, अ सिंगल बार रिप्रेजेंट द एग्रीगेट वैल्यूज whenever the component part represent the component value of the aggregate value। तो क्या बोल रहा है, एक सिंगल बार जो इसके अंदर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एग्रीगेट वैल्यू, वेयर एज द कंपोनेंट पार्ट रिप्रेजेंट द कंपोनेंट वैल्यू। जैसे यहां पर देखो फिजिक्स ब्लू रीजन है, केमिस्ट्री रेड है, बोटेनी ग्रीन है और जूलॉजी क्या है, पर्पल। तो यहां पर ये पूरा बार रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा ऑफ 2001। ये पूरा बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2001। ये पूरा जो बार है, ये देखो जो मेरे हाथ के अंदर आ गया, पूरा बार डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है 2001 का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। अब ये बार के अंदर जो इसके कंपोनेंट पार्ट हैं अलग अलग, तो इसमें ये पर्पल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है भाई जूलॉजी के 24 बच्चे थे, बोटेनी के 25 बच्चे थे, केमिस्ट्री के 35 बच्चे थे और फिजिक्स के 45 बच्चे थे। समझ में ये बात। तो मतलब ये पूरा जो बार रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा उस साल का डेटा, उस साल कितने बच्चे थे, और उसके अलग अलग जो हिस्से टुकड़े हैं वो रिप्रेजेंट करेगा कि कौन से स्ट्रीम में कितने कितने बच्चे थे। ठीक है, इट शोन द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स एंड मेन बार। ठीक है, तो यहां पर तुम एक तो ये देख सकते हो कि डिफरेंट पार्ट्स के क्या रिलेशन है, कौन से स्ट्रीम की डिमांड सबसे ज्यादा है, और दूसरा हर साल के कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन से साल में कौन से स्ट्रीम के बच्चे ज्यादा या कम थे। दैट्स इट। ठीक है बच्चों, लास्ट पॉइंट में बच्चों ये बोल रहा है कि इट शोज द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट पार्ट्स एंड आल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेन बार। मतलब जैसे मान लो मेरे को कंपेयर करना है कि मेरे पास 2001 और 2002 के कंपैरिजन में कितने बच्चे कम या ज्यादा हुए, तो मैं यहां से इजीली कंपेयर कर सकता हूं। ये देखो कम हुए बच्चे और यहां पर फिर कम हुए, लेकिन यहां पर फिर बढ़ने लग गए बच्चे, ऐसे। तो मेन बार्स के बीच में कंपैरिजन पॉसिबल है। उसके अलावा मेरे को ये कंपेयर करना है कि कौन से स्ट्रीम की डिमांड कम या ज्यादा हो रही है। तो मैं अगर देखूंगा यहाँ पर, तो ये देखो पहले आप 45 थे फिजिक्स में, आप 43 हो गए, 43 से फिर 40 हो गए, 40 से फिर 45 हो गए। तो मैं ये देख रहा हूँ फिजिक्स की डिमांड पहले कम होते गई और फिर बाद में फिर से बढ़ गई, ये देखा मैंने। वैसे मैं अलग अलग सेगमेंट का कंपेयर कर सकता हूँ। वैसे मैं एक ही बार के अंदर ये कंपेयर कर सकता हूँ कि सबसे ज्यादा चलने वाला स्ट्रीम कौन सा है, फिजिक्स। मतलब मेरा फिजिक्स बहुत फेमस है, फिर केमिस्ट्री फेमस है, उसके बाद फिर बोटैनी फेमस है, फिर जूलॉजी फेमस है। तो ऐसे करके अलग अलग तरीके से बहुत सारी टाइप की कंपैरिजन हो सकती है। डेविएशन बार डायग्राम, deviation bar are popularly used for graphic presentation of a net deviation in the different values which have both positive and negative values। मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ऐसा डायग्राम बनाऊंगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू भी होगी और किसी ने सोची ना होगी, समझे। The positive values are shown above the baseline and negative value shown below the baseline। तो baseline के ऊपर दिखाऊंगा पॉजिटिव वैल्यूज को और baseline के नीचे दिखाऊंगा नेगेटिव वैल्यूज को। ये देखो दिख रहा है, डेविएशन बार डायग्राम याद रखना फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। if the data presented is positive as well as negative at the same time, then we are going to use deviation bar diagram like GDP पॉजिटिव भी होती है, कभी कभी नेगेटिव भी होती है। बोलते हैं ना रात के बाद ही तो सवेरा होता है, तो वही है। ये देखो ये सवेरा है तो ये रात है, फिर सवेरा हो गया, येलो येलो सूरज आ गया। देखो तो पॉइंट यही है कि जब आपको अपने ग्राफ के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज भी दिखानी है और नेगेटिव वैल्यूज भी दिखानी है, तब आप क्या यूज करोगे, डेविएशन बार डायग्राम का प्रयोग करोगे। क्लियर हो गई बात? यस भैया, ओके, विद द पैसेज ऑफ ईयर्स। ओके चलो, ब्रोकन बार डायग्राम। तो देखो क्या बोल रहा है, समटाइम द डेटा कंटेन वेरी वाइड वेरिएशन इन द वैल्यूज दैट इज वेरी स्मॉल वेरी लार्ज। मैं बताया था ना मैं 100s में चल रहा हूं, अचानक से 1 लाख आ गया,
अचानक से क्या 1 लाख, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं ग्राफ में, तो ड्रॉबैक हो गया ना, कैसे रिप्रेजेंट करूं भाई, ड्रॉबैक हो गया, अब तो मैं इसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता, कहां 10 20 100 200 500, कहां 1 लाख रुपीस। तो भाई इसके लिए ब्रोकन बार डायग्राम यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड रीजनेबल शेप टू द स्मॉलर बार्स, लार्ज बार्स में बी ब्रोकन एट द टॉप विच इज नोन एज ब्रोकन बार डायग्राम। तो जिसको नॉलेज है इसके बारे में उसको ये बात समझ में आ जाएगी देख के कि देखो यहां पर देखो तुम लोग आराम से 250 500 750 चल रहा था, अचानक से 1000 के बाद ये जो वैल्यू है ये कुछ 37,000 नहीं, आई थिंक 35,250 है, हाँ 35,250 मतलब 35,000 की आसपास देखो चले गई है, 35,500 के आसपास चले गई। तो कहां देखो डेटा हंड्रेड्स में चल रहा था, 500 750 1000, और कहां ये एक डेटा, बस ये कौन सा डेटा है, सीरीज 4, सीरीज 4 का जो डेटा है वो 35,500 तक चला गया। ओ माय गॉड, अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, या अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इन लोग इतने छोटे हो जाएंगे कि दिखेंगे ही नहीं। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, ब्रोकन बार डायग्राम। जानबूझ के अपने बार को यहां से देखो ब्रेक करके दिखाते हैं, ये देखो यहां पर से अपने डायग्राम को क्या करते हैं हम लोग ब्रेक करके दिखाते हैं। तो जो जिसको इस बारे में नॉलेज है कि ब्रोकन बार डायग्राम भी कोई चीज होती है, उसको ये चीज देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई एक डेटा ऐसा था, सीरीज 4 का डेटा ऐसा था जो कि हंड्रेड्स में नहीं जो कि थाउजेंड्स में चला गया था। तो इस वजह से ब्रोक यहां पर से डायग्राम को ब्रेक करके दिखा दिए हैं कि भाई हाँ ये वहां तक जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको, ब्रोकन बार डायग्राम। और क्यों ब्रेक करते हैं एक्चुअल में, नाम क्यों है, क्योंकि यहां से हम तोड़ दे रहे हैं, हम लोग एक जगह से उसको तोड़ देंगे, पर ये तोड़ने के बाद है ना, ये तोड़ क्यों रहे हैं इसका पर्पस समझ में आया, यस क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो एकदम बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां पर ये वैल्यूज हंड्रेड में चल रही थी, अचानक से एक सीरीज 35,000 के पास चले गई। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है उसको ब्रेक करके दिखाते हैं यहां से कि भाई थोड़ा स्लाइट वेरिएशन, बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो उससे आप समझ जाओ। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चा पार्टी, यस भैया। अब आ रहे हैं हम लोग लास्ट पाई डायग्राम के तरफ, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का आखिरी डायग्राम बनाने का तरीका जो कि है पाई डायग्राम, या फिर इसको एंगुलर डायग्राम भी बोलते हैं। अलग अलग दो दो नाम इसलिए लिख दिए गए हैं ताकि अगर एग्जाम में किसी और नाम से है तो भी तुमको समझ में आ जाए बात। देखो, अ पाई डायग्राम इज अ सर्कुलर ग्राफ विच रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू विथ इट्स कंपोनेंट। तो पाई डायग्राम एक सर्कुलर डायग्राम होता है जो कि अलग अलग रीजन बना के अलग अलग कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये वाला कंपोनेंट मान लो, इतने लोग क्या बोलते हैं, इतने लोग जो है कॉफी पीते हैं, इतने लोग चाय पीते हैं, इतने लोग पानी पीते हैं, ठीक है ऐसा, मतलब ठीक है पानी तो सभी पीते हैं। फिर उसके बाद द एरिया ऑफ अ सर्कल रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू एंड द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट द डिफरेंट पार्ट्स। तो जो टोटल एरिया है सर्कल का वो टोटल के बारे में बताएगा, टोटल वैल्यू के बारे में बताएगा, ठीक है। और जो उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे वो टोटल वैल्यू के अंदर कितने लोग, जैसे इतने बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, इतने बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं, इतने बच्चे वो साइंस वाले बायोलॉजी वाले, इतने बच्चे आर्ट्स वाले, तो वो दिखाएगा कि ये टोटल एरिया, मतलब टोटल मेरे पास 200 बच्चे हैं, अब उसमें से इतने बच्चे 50 बच्चे कॉमर्स वाले हैं, ठीक है 50 स्टूडेंट्स, 50 30 स्टूडेंट्स आर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, देन 50 स्टूडेंट्स आर फॉर मैथ्स, 50 स्टूडेंट्स आर फॉर साइंस, ठीक है, और 70 स्टूडेंट्स फॉर आर्ट्स, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे करके तोड़ तोड़ के बताता है, ठीक है। यहां पर देखो फिर बोल रहा है द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स बाय रेडियाई एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल टू द एंगल्स ऑफ द सेंटर। ये चीज क्या बोल रहा है वो मैं तुम लोग को आगे बताऊंगा, कैलकुलेशन पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो कैलकुलेशन पार्ट में आगे बताऊंगा। It is generally used for comparing the relation between various component of a value and between components and total value। तो बोल रहा है अलग अलग जो सेक्टर्स है कि भाई आर्ट्स वाले बच्चे कितने, साइंस वाले बच्चे कितने, मैथ्स वाले बच्चे कितने, कॉमर्स वाले बच्चे कितने, तो आपस में कंपेयर करने के लिए हाँ भाई कॉमर्स वाले बच्चे ज्यादा हैं, साइंस वाले बच्चे कम है, मैथ्स वाले बच्चे कम है, आर्ट्स वाले बच्चे भी ज्यादा हैं। तो आजकल बहुत ज्यादा आर्ट्स वाले और साइंस वाले कॉमर्स वाले बच्चे जो है फेमस हो रहे, ऐसा तो आपस में कंपेयर कर सकते हो कंपोनेंट्स को, और अलग अलग कंपोनेंट को होल एरिया के बेसिस पे भी, कि टोटल 200 बच्चों में से 40 बच्चे कॉमर्स के हैं, ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। टोटल 200 बच्चों में से 30 बच्चे आर्ट्स के हैं, टोटल 200 बच्चों में से 60 बच्चे साइंस वाले हैं, तो ऐसे मतलब टोटल के साथ भी उसको कंपेयर कर सकते हो और इंडिविजुअली भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। In a pie diagram, the data are expressed as a percentage of the total value of pie diagram is also known as angular diagram। तो ये भी मैं बताऊंगा, ये और ये कैलकुलेशन पोर्शन से रिलेटेड है। चलो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज डेटा,
ठीक है, एक मिनट, पाई डायग्राम कहाँ है? पाई डायग्राम नहीं है केस में। पाई डायग्राम इसमें नहीं है। चलो हम बना के दिखाते हैं आपको बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आर्ट की स्किल्स दिखाओ आज अपनी, हम भी तो देखें कितना ड्राइंग बनाने आता है आपको। बोला ओके। ये देखो, आज हम अपनी ड्राइंग की स्किल्स आपको दिखाएंगे बच्चों, कितने अच्छा ड्राइंग हम बना सकते हैं। ये देखो, मतलब ड्राइंग इंटू 100 कर रहा हूं आज मैं, ऐसे लग रहा है मेरे को। कलर कर देंगे इसको, चित्रकला प्रदर्शन। ये देखो, यार मैं इस ऐप में फिल विद कलर वाला ऑप्शन होना चाहिए, बहुत टाइम लगता है कलर करने में। ये देखो, तो ऐसे दिखता है एक पाई डायग्राम, ठीक है, ऐसे दिखता है एक पाई डायग्राम। इसमें कुछ भी रिप्रेजेंट कर लो, जैसे यहां पर इसको साइंस स्ट्रीम बच्चे ले लो, कॉमर्स वाले ले लो इसको, मैथ्स वाले बच्चे ले लो, आर्ट्स वाले ले लो, आर्ट्स। ठीक है, तो ऐसे एक पाई डायग्राम दिखता है। मैं यहाँ पर कोई स्टैटिक फिगर तो ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, पर ये ऐसा तुम्हारा एक पाई डायग्राम दिखता है। इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मेरे पास टोटल, मैं पहले क्लियर कर दूं, इस डेटा का और इस पाई डायग्राम का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, सारी बातें काल्पनिक है। मैथ्स, कॉमर्स, बायोलॉजी एंड आर्ट्स। मान लो मेरे पास मैथ्स के 40 बच्चे हैं, कॉमर्स के हैं हमारे 60, ठीक है, बायोलॉजी के हैं 30, और आर्ट्स में हमारे पास है 20 बच्चे। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 40 प्लस 60 100, 130, 150 टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो आपको क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स का प्रपोर्शनेट निकाल लेना है। मतलब मैथ्स के 40 बच्चे हैं आउट ऑफ 150, कॉमर्स के 60 बच्चे हैं आउट ऑफ 150, बायोलॉजी के 30 बच्चे आउट ऑफ 150, और आर्ट्स के 20 बच्चे आउट ऑफ 150। अब इनको आपकी डिग्री, आपको डिग्री निकालना पड़ेगा कि सर्कल के अंदर कितने डिग्री पे, कितने कितने डिग्री पे आपको इनको प्लेस करना है। तो आप क्या करोगे, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है एक सर्कल के अंदर। अब इसको आप 360 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो भी डिग्रीज आएंगी उसको आपको सर्कल पे प्लेस करना पड़ेगा। जैसे यहां पर हम निकालते हैं 4 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 360, तो ये आ रहा है 96 डिग्री। तो इसके लिए आपको 96 डिग्री का रीजन बनाना पड़ेगा सर्कल के अंदर। ठीक है, मैथ्स के लिए 96 डिग्री का रीजन बनाना पड़ेगा। 6 डिवाइड बाय 15 इंटू 360, तो यहाँ आपको 144 डिग्री का रीजन बनाना पड़ेगा। 3 डिवाइड बाय 15 इंटू 360, तो यहाँ आपको 72 डिग्री का रीजन बनाना पड़ेगा। 2 डिवाइड बाय 15 इंटू 360, तो यहाँ आपको 48 डिग्री का रीजन बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको टोटल करके देखोगे 96 प्लस 144 प्लस 72 प्लस 48, तो आपको टोटल 360 डिग्री ही मिलेगा। तो मतलब ऐसे आप कैलकुलेट करोगे कि आपको सर्कल के अंदर कितना। अब मेरे पास वो डिग्री बनाने वाला है नहीं प्रोटेक्टर, तो इस वजह से मैं बना नहीं सकता। बट ओवरऑल मैं तुमको यही बता दूं कि ये जो डिग्रीज आई है 96, 144, 72 और 48, एग्जाम में ये डिग्री निकालने आपको जरूर बोल सकता है। ठीक है, तो ये अगर आपको निकालना है तो ये आप कैसे निकाल सकते हो। अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको ना डिग्री बता देगा, डिग्री बता देगा और टोटल बता देगा। तो पूछेगा टोटल में से कितना पोर्शन, मतलब आपसे ये पूछ देगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक, और आपसे ये पूछ देगा ये कितना, ये बताओ। आपको बता देगा कि एक आइटम है वो कवर करता है 120 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, एन आइटम कवर 120 डिग्री इन अ पाई डायग्राम। तो एक पाई डायग्राम का 120 डिग्री रीजन वो कवर करता है, और इफ टोटल ऑफ द आइटम्स आर 500, देन
व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ दिस आइटम। तो ये जो 120 डिग्री का आइटम है उसका पोर्शन क्या होगा। तो कैसे निकालोगे इसको, तो तुम्हारे पास टोटल है, तुमको ये नहीं पता, इंटू 360 करोगे तो तुमको 120 डिग्री मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 इंटू 500 अपॉन 360, ऐसे करके तुम x निकाल लोगे, सिंपल। 120 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आ रहा है 166.67। तो दिस इज द पोर्शन ऑफ दैट आइटम। क्रॉस चेक कर सकते हो, 166.666 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 360 करोगे तो भी तुम्हारा 120 डिग्री ही आ जाएगा। तो ऐसे मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो क्लियर है सबको पाई चार्ट, फटाफट से बताओ कि पाई चार्ट दिखता कैसे है और उसकी डिग्रीज कैसे निकलती। मैं पहले बोल दे रहा हूं, इस डायग्राम का इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इस डेटा के साथ इस डायग्राम का कोई रिश्ता नहीं। ये भी वो है एजम्पशन पे बेस्ड है, ऐसी बना दिया मैं टाइम पास, और ये भी मैं टाइम पास ऐसी बना दिया, ठीक है। पर आपको जो प्लॉटिंग करनी होती है रियल लाइफ में वो ऐसी करनी होती है, जो भी डिग्रीज आएंगी उन डिग्रीज को आपको यहाँ प्लॉट करना होगा। होप सो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो, अगर हो तो आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी, क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स के अंदर पाई चार्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो, द मेथड टू कंडेंस द डेटा कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर। तुम्हारे नोट्स के अंदर पाई डायग्राम डाल दिया जाएगा ना, तो उसका टेंशन मत लेना, पाई डायग्राम तुम्हारे नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। इन द टेबुलर फॉर्म टू स्टडी देयर साइलेंट फीचर्स आर कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो बोल रहा है कलेक्टेड बाय, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको हम टेबुलर फॉर्म में डाल देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। द रॉ डेटा कैन बी अरेंज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, सीरियल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, टेबल और चार्ट्स, ग्रुप और क्लास इंटरवल। तो आपका जो रॉ डेटा होगा, मतलब जो कच्चा डेटा जो आप कलेक्ट करके आओगे, उसको आप मे बी सीरियल ऑर्डर और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाल सकते हो, या फिर आप असेंडिंग डिसेंडिंग में ट्राई कर सकते हो, टेबल चार्ट्स में भी डाल सकते हो, ग्रुप और क्लास इंटरवल में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके आपके पास किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के, सामने वाले को दिखाने के, सामने वाले को अपनी फीलिंग्स समरी एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो वो चीज हमको देखना है। एरे क्या होता है, देखो, एन एरे इज एन अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब आप एक रॉ डेटा जब कलेक्ट करके ला रहे हो, उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दोगे, या इधर में भी असेंडिंग ऑर्डर और मे बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जब जमा दोगे तो उसको हम बोलते हैं एरे, सिंपल। तो रॉ डेटा when arranged in ascending or descending order as the case may be, we will call it array, ठीक है। the array data do not tell us much except the maximum or minimum value। तो जब डेटा को आप एरे कर दोगे तो जो एरे डेटा रहता है वो हमको कुछ भी नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं, लिटरली वर्थलेस है वो डेटा। बस उसके अंदर सिर्फ दो ही काम की चीज है, मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी इस पूरे डेटा के अंदर। व्हाट इज द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मतलब क्या होता है, पढ़े ना हम लोग रेशियो में मैथमेटिक्स जब पढ़ रहे थे तब हम पढ़े थे एक्सट्रीम्स मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। तो बस एक्सट्रीम्स हम लोगों को पता चल जाता है कि भाई क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है डेटा की और क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताता एरे हमको। ओके चलो, टेली बार्स और फ्रीक्वेंसी का आप कैसे यूज कर सकते हो। तो इन ऑर्डर टू मेक द डेटा इजिली अंडरस्टैंडेबल वी टेबुलेट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और चार्ट्स। यस वी ऑल नो अ टेबल हैज 3 कॉलम्स, वेरिएबल, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी। मतलब एक वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल मतलब आपका डेटा बता रहा होगा कि क्या अलग अलग वेरिएबल्स हैं, टेलीमार्क्स होते हैं और फ्रीक्वेंसी होता है। तो व्हाट इज अ वेरिएबल, एनी कैरेक्टर विच कैन बी वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड वेरिएबल और वेरिएट। बताया था मैं तुमको ऑलरेडी, एट्रीब्यूट और वेरिएबल दोनों क्या होता है। एट्रीब्यूट मतलब तुम्हारा फीचर, तुम ऑनेस्ट हो, तुम ब्यूटीफुल हो, ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा, ये एट्रीब्यूट है, तुम्हारे अंदर का फीचर है। और वेरिएबल क्या होता है, समथिंग विच कैन बी कैलकुलेटेबल, मतलब ऐसी चीज जिसकी कैलकुलेशंस पॉसिबल है, ऐसी चीजें जिसकी कैलकुलेशंस पॉसिबल है, जिसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसको आप एक वैल्यू दे सकते हो, वो होता है वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि एज, इनकम, हाइट, इंटेलिजेंस, कलर, ये सब एक वैल्यू दे सकते हो। तो दीज आर ऑल वेरिएबल्स। क्लियर हो गई बात? यस भैया। वेरिएबल और ऑब्जर्वेशन विथ नंबर्स एज पॉसिबल वैल्यूज आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो बोल रहा है ऐसे वेरिएबल्स और ऑब्जर्वेशन जिसको आप न्यूमेरिकली फॉर्मेट में लिख सकते हो, उसको आप क्या बोलते हो, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स।
जैसे कि एज, हाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। और वेरिएबल विथ नेम्स ऑफ प्लेस, क्वालिटी, थिंग्स एक्सेट्रा एज पॉसिबल वैल्यू आर कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स। तो ये मैं तुम लोगों को पिछली क्लास में आई थिंक क्लियरली बता दिया है कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यू और डिस्क्रीट वेरिएबल। तो कंटिन्यू वेरिएबल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि स्लैब्स होते हैं, स्लैब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। फिर आप लिखते हो कि 0 से 10 के बीच में 5 लोग हैं, 10 से 20 के बीच में 10 लोग हैं, 20 से 30 के बीच में 12 लोग हैं। तो ऐसा आप लिखते हो, आप एक स्लैब बना लेते हो जो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, और उस स्लैब के अंदर कितने लोग फॉल कर रहे हैं फिर आप वो बताते हो। ठीक है, ओके। फिर देखो, क्वांटिटीज विच कैन बी टेक ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज विद इन अ सर्टेन इंटरवल आर कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। और डिस्क्रीट वेरिएबल कैन अज्यूम ओनली इंटीग्रल वैल्यू एंड इज कैपेबल एग्जैक्ट मेजरमेंट। एग्जैक्टली मतलब 10 मार्क्स कितना है ये कितने लोग का है ये बताओ, 4 लोग का। 20 मार्क्स कितने लोग का है ये बताओ, 10 लोग का। 30 मार्क्स कितने लोग का है ये बताओ, 6 लोग का। मतलब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसी का बता पाएगा ये। एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट मेजरमेंट, हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन। तो डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस क्या करेगा स्लैब, डिस्क्रीट क्या करेगा एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दोज वेरिएबल विच कैन टेक ओनली अ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज आर कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, ओके। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास, नंबर ऑफ सेक्शन इन अ स्कूल, ऐसा। जैसे क्लास 12th में 100 बच्चे हैं, क्लास 11th में 80 बच्चे हैं, क्लास 10th में 200 बच्चे हैं, क्लास 9th में लेट्स से 150 बच्चे हैं। तो ये क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है। क्लास 12th के अंदर कितने बच्चे हैं 100, 11th के अंदर कितने बच्चे 80, मतलब एग्जैक्ट एक डेटा आपको दिया हुआ है उसके अंदर कितने हैं ये बताओ। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। ठीक है, फिर आते हैं टैली। इट इज अ मेथड ऑफ कीपिंग काउंट इन अ ब्लॉक ऑफ 5, 1 2 3 4 5, इसको हम बोलते हैं टैली। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अगर आपका 5 खत्म हो गया फिर 10 चालू हो जाएगा। तो ये 10 और 10, ये 10 हो गया ना, 5 और 5 10 हो गया, तो इसको टैली बोलते हैं। दैट्स इट, दीज आर द स्ट्रेट बार्स यूज्ड इन टैली। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम सेम ऑब्जर्वेशन ऑकर्स। जैसे मैं तुम लोगों को क्या बोला, सुने मेरी बात ध्यान से, क्लास 12th में 100 बच्चे हैं, तो वो जो 100 बोला ना मैं, 100 वो फ्रीक्वेंसी है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं तुमको बोला 0 से 10 तक कितने लोगों के मार्क्स है, तुम बोले भैया 8 बच्चों के मार्क्स हैं 0 से 10 तक। तो जो तुम 8 बोले ना, 8 वो फ्रीक्वेंसी है कि 8 टाइम्स ये 0 से 10 के बीच के जो लोग हैं वो 8 लोग हैं। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 8 पीपल्स आर देयर। In the range of 0 to 10, 8 peoples are there. In the range of 10 to 20, 12 peoples are there. Let's we can say. So these are what frequency, मतलब कितने बार वो चीज रिपीट हुई है उस दायरे में, उस जोन में, how many times the same things repeated is known as frequency. ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ये सब क्या है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गई बात, यस भैया। इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल शोइंग फ्रीक्वेंसी विथ विच ईच वेरिएबल ऑकर। तो वही जो ये तुम लोगों को मैं दिखाया था ना यहाँ पर, ये देखो, ये यहां पर ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि आप एक टेबल बनाओगे और उसमें प्रॉपर दिखाओगे कि कौन सी चीजें कितनी बार रिपीट हुई है। तो ये क्या है पता है, ये स्कैम है तुम्हारे साथ, ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नाम पर तुमको फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितने बार रिपीट हुआ है। 10 मार्क्स कितने बार रिपीट हुआ है, 4 बार। 20 मार्क्स कितने बार रिपीट हुआ है, 16 बार। 30 मार्क्स कितने बार रिपीट हुआ है, 10 बार। 35 मार्क्स कितने बार रिपीट हुआ है, 5 बार। और 40 मार्क्स कितने बार रिपीट हुआ है, 15 बार रिपीट हुआ है। तो दिस इज व्हाट, हाउ मेनी टाइम्स द सेम थिंग रिपीटेड, फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गई क्या बात, फटाफट से बताओ, क्लियर है सबको। यस भैया यस। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगेन बच्चों सेम चीजें आ जाएंगी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, देखो डिस्क्रीट में आपको वही बताएगा वेरिएबल, टेलीबार और फ्रीक्वेंसी के बारे में। डिस्क्रीट का डेफिनेशन देगा, convenient only when the value in the raw data and largely repeating and the difference between the smallest and largest data is not very large। ये चीज तुम लोग याद कर लेना, कई बार एग्जाम में ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग याद कर लेना
कि दिस मेथड इज कन्वीनियंट ओनली व्हेन द वैल्यू इन द रॉ डेटा आर लार्जली रिपीटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है तभी डिस्क्रीट काम का है, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज नॉट वेरी लार्ज, मतलब जो स्मॉलेस्ट है और जो लार्जेस्ट है उसके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब तुम लोग खुद सोच के देखो, तुम लोग खुद सोचो, कॉमन सेंस, एक ले रहा हूं 10, एक ले रहा हूं 1000, कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो ये भाई कितने बनाऊंगा मैं फिर, 10, 50, 100, 150, 200, 250, कितने सारे बनाने पड़ेंगे। तो ये इस चीज के लिए सुटेबल नहीं है। हाँ, अगर 10 है स्टार्टिंग पॉइंट और 50 एंड पॉइंट है तब मैं कर सकता हूँ, हाँ 10, 20, 30, 40, 50 से 5 बना सकता हूँ, ठीक है, इतना चल जाएगा मेरे को। पर सोचो ना, स्टार्टिंग 10 है एंडिंग 1000 है, तब तो फिर स्लैब लेना पड़ेगा, 10 to 100, 100 to 200, 200 to 300, तब फिर जाना पड़ेगा कंटिन्यूस सीरीज में। क्यों? क्योंकि फिर भाई डिस्क्रीट सीरीज में पॉसिबल ही नहीं है। अगर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के ऑब्जर्वेशन है, अगर उसका डिफरेंस वेरी लार्ज है तब फिर ये चीज नहीं जमेगी, मजा नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल मजा नहीं आया, ठीक है। और कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ये तुमको डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखो रेंज का डेफिनेशन यहाँ पर तुमको दिया हुआ है। रेंज वैसे हम लोग डिस्पर्जन में पढ़ेंगे। रेंज, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब जो लार्जेस्ट नंबर होता है तुम्हारे सीरीज का, उसमें से अगर तुम स्मॉलेस्ट को माइनस करोगे तो रेंज होता है। खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्पर्जन में अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, अब आ रही है तुम्हारे सामने डेफिनेशन क्लास, क्लास इंटरवल और क्लास लिमिट की। व्हाट डू मीन बाय क्लास, व्हाट डू मीन बाय क्लास इंटरवल एंड व्हाट डू मीन बाय क्लास लिमिट्स। तो देखो, व्हाट डू मीन बाय क्लास, if the observation of a series are divided into groups and the group are bounded by limits, then each of group is called class। तो क्या बोल रहा है, जो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन है ऑफ अ सीरीज, उसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं ग्रुप्स में, ग्रुप बना दे रहे हैं। ग्रुप 0 से 10 का एक ग्रुप, 10 से 20 का एक ग्रुप, 20 से 30 का एक ग्रुप, ग्रुप बना दे रहे हैं। एंड द ग्रुप आर बाउंडेड बाय लिमिट, और एक लिमिट लगी हुई है कि यहां से यहां तक के लोग ही बस इस ग्रुप में रहेंगे और बाकी लोग नहीं रहेंगे। तो हर इस ग्रुप को बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं इसको? क्लास बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट, द एंड वैल्यू ऑफ द क्लास आर कॉल्ड क्लास लिमिट। द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द क्लास लिमिट इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड द हायर वैल्यू ऑफ द क्लास इज class the same is called the upper limit of the class. These two class limits are sometimes called the stated class limits। तो बोल रहा है जो क्लास होती है, क्लास, ये देखो 10 से 20 ये क्लास है, तो इसकी जो ये वाली वैल्यू है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। और ये जो यहां से यहां तक का रीजन है इसको बोलते हैं क्लास के अंदर की लिमिट। क्लास के अंदर लिमिट मतलब यही लिमिट है तुम्हारी, इससे आगे नहीं जा सकते, इससे पीछे नहीं जा सकते, इसके आगे पैर रखना अलाउड। मम्मी बोलती थी ना बचपने में, गली के बाहर पैर मत रखना, घर से लेकर गली तक जितना खेलना है खेल, गली के बाहर नहीं जाना, मेरी नजरों से गायब मत होना। मैं बाहर निकलूं तो इस रीजन में तू दिखनी चाहिए, इस रीजन में तू दिखना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं घर के बाहर निकलूं तो मेरे को स्टार्टिंग ऑफ द गली से लेकर एंडिंग ऑफ गली, मतलब यहां से यहां तक इसी बीच में तू दिखना चाहिए, कि बाहर मत जाना। दैट इज लिमिट। व्हाट इज इट? लिमिट। तो क्लास लिमिट भी क्या होती है? 10 से 20, दिस इज लोअर लिमिट, इससे नीचे नहीं जाना, दिस इज अपर लिमिट, इससे ऊपर नहीं जाना। फोन लेने जाते हो, फोन लेने जाते हो तो तुम घर में क्या बोल के जाते हो? घर में बोलते पापा 15,000 का फोन तो दिलाओ, कम से कम 15 का फोन तो दिलाओ, ऐसे बोलते हो। पापा बोलते ठीक है 15 का, तो तुम लोअर लिमिट तुम सेट कर देते हो, भैया पापा कम से कम 15 का तो दिलाओ, तो लोअर लिमिट आप सेट कर देते हो, अपर लिमिट पापा सेट कर देते हैं 20 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 20,000 के ऊपर का फोन मत लेना, फोन में कौन पैसा घुसाता है 20,000 के ऊपर? उनको क्या पता फोन से हम लोग को कितने सारे काम है ना, बहुत सारे काम है, यूटिलिटी है भाई फोन, ठीक है, अगर सही तरीके से यूज कर रहे हो तो। पॉइंट ये है कि लोअर लिमिट तुम सेट कर देते हो, अपर लिमिट पापा, पर लिमिट तो सेट हो गई ना, 15,000 से 20,000 लिमिट तो सेट हो गई ना। तो पॉइंट इसी को बोलते हैं क्लास लिमिट। क्लास इंटरवल क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर लिमिट इज नोन एज क्लास इंटरवल। मतलब लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करो, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो जो आएगा उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। अभी बताया ना 10 से 20, 10 से 20 इसका क्लास इंटरवल क्या है? 10। अगर मैं 20 से 40 बोलूं तो इसका क्लास इंटरवल क्या होगा? 20। अगर मैं 15 से लेट से 30 बोलूं, 15 से 30 तो इसका क्लास इंटरवल क्या होगा? 15 होगा। तो ये होता है क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस, दैट इज नोन एज क्लास इंटरवल। ये देखो आई इज इक्वल टू दिया भी हुआ है क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्या आपको क्लियर है क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस? बोलो एवरीवन।
Is it clear to you all what do you mean by class, class interval and class limit? Yes, okay. तो इतनी चीजें अगेन आपको फिर से रिवाइज करके आनी है। आज हम लोग फिर ज्यादा लोड नहीं लेंगे, आराम आराम से करेंगे। बस एक और लेक्चर बचा है, ये देखो तुम्हारे कितना कितना बचा है, बस इतना। तो ये अगली क्लास में खत्म कर देंगे हम। नेक्स्ट क्लास विल वाइंड अप दिस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देन विल डू सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू आवर मेन पोर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज एमओसीटी, ठीक है, डिस्पर्जन है ना, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड ऑल। ठीक है, ये सब चीजें पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, यस भैया यस। तो आज की कक्षा हम समाप्त करने जा रहे हैं। कहाँ थे भाई हम लोग? यहाँ तक आपको सारी चीजें रिवाइज करके आनी है। ओके, यस भैया। चलो, तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।